सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये चैप्टर और ये वर्ड सिक्योरिटी है ना, बहुत तकलीफ देता है, बट इस वीडियो के बाद नहीं, इस वीडियो को पूरा देखो और ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। बाकी चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें स्टोरीज हैं, कई सारे उसमें इंसिडेंट्स वगैरह हैं। सिक्योरिटी में बेसिकली बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारे नोशंस हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वो सारी चीज़ें बहुत आसान लगने लगी। सो मेक श्योर यू वॉच द एंटायर वीडियो, एंड इस वीडियो का जो नोट्स है, इस चैप्टर का जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हाय, आई एम आयुष राज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक्स फर्स्ट, कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का डेफिनेशन क्या होता है, उसके मायने क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद उसके जो दो नोशंस होते हैं, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, उसके बारे में समझेंगे। और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का जो बाइफर्केशन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी, उसके बारे में जानेंगे। और फिर कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के बारे में समझेंगे कि कोऑपरेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, देन आज के समय पे जो नए नए सोर्सेज ऑफ थ्रेट है उसके बारे में समझेंगे, एंड देन कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, एंड एट द एंड इंडियाज सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के बारे में समझकर इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले व्हाट इज सिक्योरिटी। अब देखो, सिक्योरिटी को डिफाइन करना खासा मुश्किल, लेकिन अगर इसको आसान भाषा में कहने की कोशिश करें तो सिक्योरिटी मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। अब यह पे थ्रेट को डिफाइन करना पड़ेगा कि थ्रेट आप किसको मानते हो। ठीक है, आप रोड पे निकले, घर से बाहर निकले और किसी ने चाकू दिखाकर आपको लूट लिया, क्या उसको थ्रेट माना जाएगा? सर्दी का समय है, आपसे कंबल खींच लिया जाता है, उसको थ्रेट मान लिया जाए। या फिर आपको नहाने के लिए भेज दिया जाए, घर में बहन ने मैगी आपसे छीन लिया, उसको थ्रेट मान लिया जाए। तो अगर हम इन सब चीज़ों को अगर थ्रेट मानते हुए चलेंगे ना, तो फिर इसको स्टडी करना, इसको डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सिक्योरिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट की बात करते हैं, जिससे किसी भी इंडिविजुअल का या किसी एक देश के जो कोर वैल्यूज़ हैं उसको अफेक्ट। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ इंडिया का, मान लो कि चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, अब इससे क्या होगा? इंडिया के कोर वैल्यूज़ पर इफेक्ट पड़ेगा। एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट है। इंडिया की सॉवरेनिटी पर इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया के फ्रीडम पे इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया के लोगों की सिक्योरिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों पर इफेक्ट पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंटीग्रिटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये आपके कोर वैल्यूज़ है, इस पर इफेक्ट पड़ेगा। फिर एक इंडिविजुअल की बात करूँ, लेट से आप बाहर निकले, किसी ने मर्डर कर दिया, आप पे गोली चला दी, चाकू मार दिया आप, ये आपका एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट है। तो हम इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, इस पूरे चैप्टर में हम लोग एक नेशन स्टेट के, एक देश के बेसिस पर स्टडी करेंगे और समझेंगे कि उसके लिए सिक्योरिटी के मतलब क्या होते हैं, उसके लिए थ्रेट के मतलब क्या होते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट क्या होते हैं, इंटरनल थ्रेट्स क्या होते हैं, और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कौन कौन से नए थ्रेट्स बनकर इवॉल्व हो रहे हैं। तो वापस से आते हैं, सिक्योरिटी मतलब फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, बट एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स को ही हम कंसिडर करेंगे, और ऐसे थ्रेट आपके कोर वैल्यूज को थ्रेटन करते हो, उन्हीं को हम लोग मानेंगे थ्रेट। और उन्हीं से जब छुटकारा मिल जाता है तो आप कहोगे कि आप सिक्योर हो गए, सिक्योरिटी इंश्योर हो गई आपकी। ठीक है, जैसे मान लो कि इंडिया ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बहुत इंक्रीज कर लिया, अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को, अपनी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी को काफ़ी बेहतर कर लिया। इससे क्या होगी? आपकी सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी। अब चाइना और पाकिस्तान आप पे आग दिखाने से पहले 10 बार सोचेंगे, सिक्योरिटी इंश्योर हो गई ना। तो ये होता है, आपका एक थ्रेट से छुटकारा मिल जाता है, फ्रीडम मिल जाता है। अब देखो, सिक्योरिटी को स्टडी करने के दो नोशन है। एक नोशन होता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, और एक होता है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब क्या हो गया? पारंपरिक तौर से, जो परंपरागत तौर से जो नोशन है ना, क्या है? आज से 500 साल या 800 साल या 1000 साल पहले अगर कोई सिक्योरिटी की बात करता था तो उसमें किस चीज़ की बात करता था? उसमें वायलेंट थ्रेट की बात करता था। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम लोग वायलेंट थ्रेट की बात करते हैं, मिलिट्री थ्रेट की बात करते हैं। ठीक है, और इसमें फिर दो पार्ट हो सकते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के। एक हो सकता है एक्सटर्नल और एक हो सकता है इंटरनल। ठीक है, कि एक्सटर्नल तौर पे मतलब कि कोई तीसरा देश आप पर अटैक कर दे, वो क्या है? वो एक एक्सटर्नल थ्रेट है, और वो किस के अंदर में आएगा? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर में आएगा। वायलेंट थ्रेट है, मिलिट्री थ्रेट है वो। इंटरनल थ्रेट क्या हो सकता है आपका? एग्जाम्पल, सिविल वॉर।
जैसे श्रीलंका का एग्जाम्पल लिया जाता है, हमने पढ़ा होगा श्रीलंका में क्या हुआ था कि जो तमिल ग्रुप थे, जो लिट्टे था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि नहीं नहीं, हम देश से ही आज़ाद होना चाहते हैं, हम एक अलग देश बनाना चाहते हैं। सेपरेटिस्ट मूवमेंट, सिविल वॉर जैसे सिचुएशन वहाँ पर राइज हो गए। ये क्या है? ये भी एक वायलेंट थ्रेट है, बट इंटरनली है, देश के अंदर से चीज़ें। जैसे कश्मीर में कई बार मुद्दा उठता है कि हमें भारत से अलग होना है, या खालिस्तान मूवमेंट चलता है, या नागालैंड में, मिजोरम में कई बार मूवमेंट चलता है कि हमें भारत से अलग हो जाना है। दैट इज सेपरेटिस्ट मूवमेंट, वायलेंट मूवमेंट, ठीक है, इंसर्जेंसी होती है, लेकिन वो क्या है, देश के अंदर से हो रही है चीज़ें, इसलिए उसको एक्सटर्नल थ्रेट मानेंगे, एक्सटर्नल सॉरी इसलिए उसको इंटरनल सिक्योरिटी मानेंगे, इंटरनल थ्रेट मानेंगे, वो उसका कंपोनेंट है। और ये सब किसके मेजर पार्ट में आएगा? ये सब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। नॉन ट्रेडिशनल में हम लोग अदर थ्रेट्स की बात करते हैं, अदर थ्रेट्स, ठीक है। और वो थ्रेट्स क्या हो रहे हैं? समय के साथ इवॉल्व हो रहे हैं, जिसमें हम लोग एक इंडिविजुअल की सिक्योरिटी की बात करते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी, उसमें हम लोग ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसमें हम लोग हेल्थ एपिडेमिक्स वगैरह सबसे सिक्योर होने की बात करते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। ट्रेडिशनल समझ गए, जो वायलेंट थ्रेट, ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर होता है। और नॉन ट्रेडिशनल में क्या होता है? हम लोग अदर फैक्टर्स की, अदर थ्रेट्स की बात करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले ट्रेडिशनल नोशन के एक्सटर्नल पार्ट पे, एक्सटर्नल नोशन पे। एक्सटर्नल थ्रेट क्या होता है ट्रेडिशनल नोशन के अंदर? देखो, मिलिट्री थ्रेट ट्रेडिशनल नोशन में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा जो थ्रेट माना जाता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी नेशन स्टेट के लिए, वो होता है मिलिट्री थ्रेट, किसी दूसरे कंट्री से। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग एक्सटर्नल थ्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई दूसरे कंट्री से आपको अगर थ्रेट है तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर प्ले करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में, ट्रेडिशनल कंसेप्शन में ग्रेटेस्ट डेंजर क्या माना जाता है? मिलिट्री थ्रेट फ्रॉम अनदर कंट्री, क्योंकि ये आपके कोर वैल्यूज़ पर इफेक्ट करता है। कौन से कोर वैल्यूज़ पे? एक कंट्री के सोवरेनिटी पे, इंडिपेंडेंस पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर इफेक्ट करेगा। और ये सब बियॉन्ड रिपेयर हो जाएगा। मान लो कि इंडिया पे कल को चाइना ने अटैक कर दिया और कई सारे टेरिटरी को वो कैप्चर कर लिया, पूरे इंडिया पर कैप्चर कर लेगा, तो आपकी सोवरेनिटी गई ना, आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी गई ना, आपका इंडिपेंडेंस गया ना, फ्रीडम गया ना। तो ये सब बियॉन्ड रिपेयर वाली चीज़ें होती हैं, तो ये आपके कोर वैल्यूज़ को इंडेंजर करते हैं। और जब वॉर होता है, मिलिट्री थ्रेट आता है किसी दूसरे कंट्री से, तो ये ना केवल सोल्जर्स को अफेक्ट करते हैं, बल्कि आम जो सिटीजन्स होते हैं, मेन, वेमेन, चिल्ड्रन, उन सब को भी इफेक्ट करते हैं, उनके लाइवलीहुड को, उनके लाइफ को अफेक्ट करते हैं। जैसे भी रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है, क्या आपको लगता है केवल सोल्जर्स लड़ रहे हैं? नहीं, इस पे वहाँ पे लोगों को भी अफेक्ट होता है इन सब चीज़ों से, वो भी मारे जाते हैं, हज़ारों सिविलियंस मारे जाते हैं। या वर्ल्ड वॉर 1 ले लो, वर्ल्ड वॉर 2 ले लो, या दुनिया में कोई भी ऐसी लड़ाई ले लो जिसमें आप देखोगे कि सोल्जर्स ही सोल्जर्स केवल नहीं मर रहे हैं, उससे सिटीजन्स भी मर रहे हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन जिनका वॉर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करती हैं। अब देखो, जब कभी भी दूसरे कंट्री के द्वारा अटैक होता है किसी एक देश पर, मान लो कि ए ने बी पर अटैक कर दिया है, अब बी के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, या वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? सबसे पहली चीज़, वो सरेंडर कर सकता है, ठीक है, भाई मैं तो हार मान लेता हूँ कि मेरे से लड़ाई नहीं लड़ा जाएगा, मैं पहले ही आत्मसमर्पण कर देता हूँ, ये एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। दूसरा, डिटरेंस क्रिएट कर देना। डिटरेंस मतलब एक तरह से ऐसा कंसेप्शन पैदा कर देना कि भाई अगर तू मेरे पर अटैक करेगा ना, तो तुझे भी इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी कि सोच सकते हो, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि सामने वाला भी सोचेगा, यार अगर मैं अटैक करता हूँ तो मुझे भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ऐसे स्थिति में वॉर को अवॉइड किया जा सकता है। जैसे इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया, पाकिस्तान ने भी कर लिया, अब दोनों के बीच में डिटरेंस क्रिएट हो गया है। अब ना इंडिया ना पाकिस्तान एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक करने की या वॉर स्टार्ट करने की सोचेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को पता है कि अगर एक कंट्री अटैक करेगा ना, तो दूसरा कंट्री भी उतने ही बड़े लेवल पर आपको अटैक करेगा और दोनों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे कोल्ड वॉर के समय में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कभी भी हॉट वॉर क्यों नहीं हुआ, कभी भी डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस था। दोनों कंट्री को पता था कि अगर वॉर में हम लोग जाते हैं तो दूसरा कंट्री भी उतने ही बड़ा इम्पैक्ट हम पे डालेगा, उतने ही बड़े लेवल पर रिटेलिएशन करेगा, तो वॉर कभी होता ही नहीं था। तो डिटरेंस मतलब क्या होता है
कि आप वॉर की कीमत को इतना ज़्यादा बढ़ा दो कि सामने वाला आप पे अटैक ही ना करे, सोचे ही नहीं, तो ये स्थिति उत्पन्न होती, ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। और तीसरा ऑप्शन अवेलेबल होता है कि भाई अपने आप को डिफेंड करो, अब लड़ाई शुरू हो गई, चलो अब हम भी लड़ते हैं और फिर डिफेंड करेंगे, हारेगा कोई जीतेगा कोई, बात की बात है। तो 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप सरेंडर कर दो, या तो एक डिटरेंस क्रिएट कर दो कि भाई सामने वाला सोचे ही ना हम पे अटैक करने की, या तीसरा क्या करो, अपने आप को डिफेंड करो, लड़ाई में जाओ, हारो जीतो। ये 3। अब इनमें से सबसे कम चूज इन ऑप्शन है, दैट इज सरेंडर। सरेंडर किसी भी नेशन स्टेट के लिए, किसी भी ग्रुप के लिए एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती। सरेंडर भी ऑप्शन है, लेकिन वो कभी भी एडवर्टाइज नहीं किया जाता है कि भाई ये चीज चूज करना चाहिए। अब आप पे किसी ने अटैक किया तो आपको ये थोड़ी बताया जाएगा कि आप सीधा से सरेंडर कर दो, डिफेंड करो या बाकी सारे ऑप्शंस को ऑप्ट करो। तो सरेंडर इसमें से लेस ऑप्टेड या लीस्ट ऑप्टेड ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल ओशन की अगर बात करें, उसके कंपोनेंट्स को हम लोग एक बार और भी बृहद तौर पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिटरेंस क्या, तो डिटरेंस मैंने आपको बता दिया कि कॉस्ट को इतना ज़्यादा रेज कर दो कि सामने वाला लड़ाई ही शुरू ना करे, तो वॉर ही प्रिवेंट हो जाए, ठीक है। वही चीज़ कि सामने वाले को ये समझा दो या उसको डाल दो दिमाग में कि भाई अगर तू लड़ाई करता है तो तुझे भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, दैट इज डिटरेंस। एक तरह से बैलेंस क्रिएट हो जाता है। दूसरा कंपोनेंट है डिफेंस, अपने आप को डिफेंड करना। अगर मान लो कि लड़ाई शुरू हो गई है तो या तो उसमें कूद जाओ और फिर जीतो या हारो, तो अटैक करना, रिटेलिएट करना, ये ऑप्शन अवेलेबल। तीसरा बैलेंस ऑफ पावर, अपनी कंट्री की इकोनॉमिक पावर को, मिलिट्री पावर को, टेक्नोलॉजिकल पावर को इतना ज़्यादा इन्हांस कर लो कि एक बैलेंस क्रिएट हो जाए, फिर आपके लिए ये एक मिलिट्री थ्रेट एक मतलब एक थ्रेट नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए चाइना के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक माइट है। अब इंडिया अगर नीचे ही नीचे रह जाए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, फिर तो हमेशा इंडिया के मन में रहेगा यार चाइना है तो कभी भी हम पे अटैक करेगा, खा जाएगा हमें। ऐसी स्थिति में इंडिया को क्या करना चाहिए, या इंडिया क्या कर रहा है, अपने मिलिट्री पावर को, अपने टेक्नोलॉजिकल पावर, अपने इकोनॉमिक पावर को इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। और दुनिया के हर एक देश यही करते हैं। अगर एक्सटर्नल थ्रेट से बचना है, अगर मिलिट्री थ्रेट से बचना है, तो अपने पावर को इंक्रीज करते हुए चलो, ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो जाए, ताकि सामने वाला भी सोचे कि यार अगर हम अटैक करते हैं तो इंडिया भी हम पे अटैक करेगा और एक नेक टू नेक वाला मुकाबला होगा। ऐसे स्थिति में तो बैलेंस ऑफ पावर की भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है इस स्थिति में। चौथा पार्ट है अलायंस बिल्डिंग। आप मिलिट्री थ्रेट से बचने के लिए, किसी दूसरे देश के रिटेलिएशन या किसी दूसरे देश के अटैक से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एक और ऑप्शन होता है अलायंस बिल्डिंग का। आप अलायंस बन लो, लाइक माइंडेड कंट्री जो हैं, या ऐसा लगता है कि वो भी देश उस देश से दुश्मनी रखते हैं या उनका थोड़ा सा कन्फ्रंट्रेशन चलता है, उनके साथ आप अलायंस बिल्डिंग कर लो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोल्ड वॉर के समय में आपने पढ़ा होगा नाटो बनाया गया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में। इसमें क्या था, यूएसए लेड ये एक मिलिट्री अलायंस था, जिसमें उस ग्रुप के जितने कंट्रीज थे, मतलब यूएसए कैंप के, वो सब ज्वाइन कर रहे थे। और आपको पता है कि उसके आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है नाटो के कि अगर किसी भी एक देश पर अटैक होता है तो सारे देश पर अटैक माना जाएगा और सारे देश मिलकर फिर डिफेंड करेंगे या अटैक करेंगे सामने वाले पार्टी पे। तो ये क्या है, अलायंस बिल्डिंग है, ताकि अपने आप को आप डिफेंड कर सको, अपने आप को सिक्योर कर सको, अपने आप को बेटर कर सको। फिर सीटो बनाया गया था, सेंटो बनाया गया था, ये सब यूएस लेड मिलिट्री अलायंस से। वही सोवियत यूनियन ने अपना वॉर्सो पैक्ट बनाया था। और अब हाल के समय में देखोगे तो रशिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई होने की एक बहुत बड़ी वजह थी कि यूक्रेन जो है वो नाटो को ज्वाइन करने वाला था, जैसी कवायदें चल रही थी। तो ये चीज़, क्योंकि अब रशिया को लग गया था कि भाई अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर लेता है तो फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ा मिलिट्री थ्रेट हो जाएगा, तो उससे पहले ही उसको ख़त्म कर दो, उसको दबा दो। तो अलायंस बिल्डिंग भी एक मेजर पार्ट होता है। जैसे अगर मैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का एग्जाम्पल लूँ तो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग जो है, जिसमें 4 कंट्री है, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों का जो एक कॉमन दुश्मन है ना, वो है चाइना। तो चाइना को काउंटर करने के लिए इन चारों ने क्या किया, एक अलायंस बिल्डिंग किया हुआ है। तो कभी भी मिलिट्री अटैक होगा, कई सारी चीज़ें होंगी, तो फिर ये चारों लोग डिफेंड करेंगे अपने आप इंडो पैसिफिक वाले रीजन में।
तो इस तरीके से अलायंस बिल्डिंग होता है। लेकिन एक चीज़ आप समझो कि अलायंस बिल्डिंग जो होता है ना, समय के साथ साथ बदलता भी जाता है। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ते हो, तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखो कि नेशनल इंटरेस्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। दुनिया में कोई भी देश आपका दोस्त नहीं है, कोई भी देश आपका दुश्मन नहीं है। समय समय की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है। अगर आप ये इस चीज़ पे चौड़े होके चल रहे हो कि अमेरिका मेरा दोस्त है और सारी चीज़ें, या सोवियत यूनियन मेरा दोस्त था, या रशिया मेरा दोस्त है, या चाइना मेरा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं होता और कोई इंटरेस्ट नहीं होता। देयर इज कोई चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है नेशनल इंटरेस्ट। अगर उसके फ़ायदे के लिए चीज़ है, आपको सपोर्ट करेगा। अगर उसके फ़ायदे की चीज़ नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं करेगी। जैसे जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर अटैक किया था 1979 में, उस समय क्या हुआ था कि अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट रूल इस्टेब्लिश हो चुका था और कम्युनिस्ट तरीके से चीज़ें वहाँ पे चलाई जा रही थी। तो कुछ जो रेडिकल इस्लामिस्ट थे, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई थी, तो वो लोग सोवियत यूनियन को भगाना चाहते थे। अब उसको अमेरिका सपोर्ट करने आ गया, और वो ग्रुप था मुजाहिदीन, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए आ गया। बाद में जब सोवियत यूनियन चला गया, तो उसी मुजाहिदीन से फिर निकल के तालिबान बनता है और फिर अमेरिका पे अटैक कर देता है। तो समझ सकते हो कि एक समय पे अमेरिका ने जिस मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था, 9/11 अटैक के बाद उसी ग्रुप को, उसी मुजाहिदीन से निकले हुए तालिबान और अलकायदा को फिर वो ख़त्म करने पे आ गया था। तो नेशनल इंटरेस्ट चेंज होते चले जाते समय के साथ साथ, ग्रुपिंग्स चेंज होते चले जा रहे। एक ज़माने में कोल्ड वॉर के समय में यूएस पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था। अब क्या हुआ है 21st सेंचुरी के इस 2 डिकेड को देखने के से ये पता चलता है कि अब उसका जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ ज़्यादा बेहतर होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चाइना को काउंटर करने के लिए, इंडो पैसिफिक पे अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए। तो ये जो अलायंस होता है, ये समय के साथ साथ बदलते चले जाते हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ख्याल रखोगे। तो ट्रेडिशनल व्यू की अगर मैं बात करूँ, तो वापस से चीज़ कि जो ज़्यादातर जो सिक्योरिटी थ्रेट है, वो आउटसाइड से आते हैं। ट्रेडिशनल व्यू ये कहता है कि हाँ, इंटरनल थ्रेट भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पार्ट होता है, ज़्यादातर जो बड़ा कंपोनेंट है, वो है एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल नोशन, कि किसी दूसरे देश ने आपके ऊपर अटैक कर दिया। और इन सब में बहुत बड़ी दिक्कत क्या आती है पता है? कि इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट है आपके देश में। मान लो कि कुछ कम्युनिटी लड़ लेते हैं एक दूसरे से, कुछ एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ लेता है, तो उस समय गवर्नमेंट होती है, जुडिशरी होता है उन सब चीज़ों को देखने के लिए, या इससे पुलिस या आर्मी होती है उन सब चीज़ों को टैकल करने। लेकिन कोई एक देश जब दूसरे देश पर अटैक करता है ना, फिर क्या होगा? कोई एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट तो नहीं है जो इस चीज़ को देखेगा या उस देश को रोकेगा आपके ऊपर अटैक करने से। आप कहोगे कि यूनाइटेड नेशंस तो है ना सर। नहीं, यूनाइटेड नेशंस भी नहीं एक सेंट्रल अथॉरिटी। इस चीज़ को याद रखोगे कि दुनिया में कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को पावर कहाँ से मिलते हैं? उनके अपने मेंबर कंट्रीज, और स्पेशली जो P5 कंट्रीज है, चाइना, यूएस, रशिया, फ्रांस और यूके, ये 5 कंट्री का ज़्यादा बोलबाला होता है। तो यूनाइटेड नेशंस की कई बार नहीं सुनते हैं लोग। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने 2003 में इराक पे हमला कर दिया था, यूनाइटेड नेशन ने बोला था कि भाई मत करो, इसकी इजाज़त नहीं दी थी, फिर भी यूएस ने किया। इससे क्या पता चलता है? कि यूनाइटेड स्टेट को रोकने में यूएन कैपेबल नहीं रहा। मतलब यूएन की कैपेबिलिटी पर एक तरह से वो कह सकते हो कि आप उंगली उठाने वाली चीज़ है। तो यूएन की कैपेबिलिटी को आप समझ सकते हो। तो दुनिया में कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आपको अपने डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। आप दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। आप खुले में ये सोच कर नहीं घूम सकते हो कि अमेरिका मेरा दोस्त है, चाइना मेरा दोस्त है, रशिया मेरा दोस्त है, कभी लड़ाई होगी तो वो मुझे सपोर्ट करने आएगा, ये आएगा, या यूनाइटेड नेशंस तो है ही नहीं। सब नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ होगी। अगर उसके नेशनल इंटरेस्ट में है, सपोर्ट करेगा, नहीं है, नहीं सपोर्ट करेगा। यूनाइटेड नेशंस भी अगर उसको लगता है कि करना चाहिए करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसलिए मिलिट्री थ्रेट से बचने के लिए, किसी दूसरे से अटैक्स
किसी दूसरे देश के अटैक से बचने के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हो। यात्री अपने सामान के खुद जिम्मेवार है, वैसे ही एक देश अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद जिम्मेवार होती। देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, देयर इज ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। ये चीज आप उसके बाद हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। ट्रेडिशनल ओशन में इंटरनल नोशन की बात करते हैं। एक तो हम लोगों ने समझ लिया कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी वाला कंपोनेंट होता है, कोई दूसरा देश आप पर अटैक करता है, वो एक थ्रेट हो गया। अब इंटरनली घर के अंदर देखा गया है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 में ख़त्म होता है, उसके बाद जो पावरफुल कंट्रीज़ है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या सोवियत यूनियन हो या यूरोप की कंट्रीज़ हो, वहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी अच्छी रही है। मतलब देश के अंदर में कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर दिक्कतें नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ के अंदर में चीज़ें सेपरेटिस्ट मूवमेंट या ये सारी चीज़ें हो रही है, वो लोग पीस रहे हैं। उनका एक्सटर्नल पार्ट वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, अंदर में वहाँ पे शांति थी। मतलब ये वाली बात होगी कि पड़ोस से लड़ रहे हैं, सामने वाले मोहल्ले के घर से लड़ रहे हैं, लेकिन घर के अंदर क्या है? शांति, सुकून। तो पावरफुल कंट्रीज में ये देखा गया था, चाहे वो यूएस हो, यूएसआर हो और ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज। तो एक्चुअली वो इन्वॉल्व किस में थे? वो एक्सटर्नल वॉर में इन्वॉल्व थे। कोल्ड वॉर उस समय के लगभग 1/3 जो वॉर था वो कोल्ड वॉर के कारण हो रहा था, और स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। और यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनका थ्रेट एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज के थ्रेट से डिफरेंट। एशिया और अफ्रीका के देश नए नए आज़ाद हो रहे थे, कमजोर मुल्क थे, इकोनॉमिकली भी, मिलिट्रीली भी। उन देशों में दिक्कत क्या थी? उन देशों में दोनों दिक्कतें थी। उनको पड़ोसी से भी दिक्कत था और घर के अंदर भी दिक्कत था। इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, उसको पड़ोसी से दिक्कत शुरू हो गई। आज़ाद होते ही पाकिस्तान ने अटैक कर दिया कश्मीर पे, और फिर घर के अंदर भी दिक्कत। घर के अंदर भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, मिजोरम में है, नागालैंड में है, या प्रिंसली स्टेट की बात करो तो हैदराबाद में है, ये सारी चीज़ें। तो एशिया और अफ्रीका के देशों को दोनों दिक्कतें फेस करनी पड़ी, एक्सटर्नल भी, इंटरनल भी, नेबरिंग कंट्री से भी और कंट्री के विदिन भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। जबकि जो बड़े पावर्स थे उनका इंटरनल सिक्योरिटी, घर के अंदर शांति थी। बाहर वो जितना झगड़ा कर रहे थे लेकिन घर के अंदर शांति थी। तो ये चीज़, तो इंटरनली उनको सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है और एक्सटर्नली उनको नेबरिंग कंट्री से थ्रेट। और 1991 के बाद देखा गया है कि जितने भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उसमें 95% इंटरनल सिक्योरिटी का परिणाम है। तो कोल्ड वॉर से 1991 तक एक्सटर्नल वाला ज़्यादा मेन था, अब इंटरनल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब इंटरनल ज़्यादा होती है। आप दुनिया में कम ही ऐसा सुनते हो कि एक देश दूसरे देश पे अटैक कर दे रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन वाला एक पार्ट हो गया, या दुनिया में ऐसी चीज़ वेनेजुएला गुयाना है उस पर अटैक कर दे रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही। ये कम देखने को, इंटरनल वाला पार्ट ज़्यादा है। अब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कोऑपरेशन की भी बात आती है। कोऑपरेशन क्यों ज़रूरत है? क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेप्टेड फैक्ट है, लोगों ने ये मान लिया है कि भाई वॉर है ना किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता है। और ये कहावत भी है कि लड़ाई में कोई जीतता और कोई हारता नहीं है, दोनों ही पार्टी हारते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ क्षति होती है। लोग मारे जाते हैं, सैनिक मारे जाते हैं, इकोनॉमी बर्बाद होती है, सारी चीज़ें। तो वॉर को आप लोग लास्ट ऑप्शन रखेंगे। वॉर एक एक्सट्रीमली जब डेंजरस सिचुएशन होगा ना तभी ऑप्ट करेंगे, उससे पहले हम लोग कोऑपरेशन करके इस चीज़ को सुलझा सकते हैं। मिलिट्री थ्रेट होगी, चाहे वो इंटरनल और एक्सटर्नल, तो उसको हम लोग कोऑपरेशन से बेटर सॉल्व कर सकते हैं रादर कि वॉर में इन्वॉल्व होने से। जब सारे ऑप्शंस खत्म हो जाए तब वॉर में जाना चाहिए। तो कोऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? तो कोऑपरेशन 3 तरीके से आप कर सकते हो। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिसआर्ममेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। डिसआर्ममेंट मतलब होता है कि एक सर्टेन टाइप ऑफ वेपन को पूरी तरह से छोड़ देना, पूरी तरह से त्याग देना। एक सर्टेन टाइप ऑफ वेपन को पूरी तरह से खत्म कर देना दुनिया के सारे स्टेट्स के द्वारा। जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन जब हुआ था 1972 में, उसमें 155 स्टेट ने इसको साइन किया हुआ। या फिर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो है 1992 का, इसमें 181 प्लस स्टेट्स ने इसको साइन किया हुआ। मतलब इन देशों ने, इतने सारे देशों ने, करीब करीब सारे मुल्क हो गए, उन सब देशों ने ये फैसला किया कि आज के बाद से हम लोग बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन को यूज़ करना पूरी तरह से बंद कर देंगे। तो इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे? डिसआर्ममेंट, मतलब गिव अप कर देना उस वेपन को।
फिर दूसरा फैक्टर है या दूसरा पार्ट है आर्म्स कंट्रोल, रेगुलेट करना, उसको लिमिट करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो कि 1972 में हुआ था यूएस और यूएसआर के बीच में, क्यों हुआ था कि भाई दोनों देशों ने ये साइन किया कि हम लोग क्या करेंगे, एंटी बैलिस्टिक जो मिसाइल्स है उसके डेवलपमेंट पर कमी लाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि पूरी तरह से खत्म कर दिया, यूएस बोल रहा है कि आज से हम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म कर दें, यूएसआर बोल रहा है कि नहीं, लिमिट करेंगे, उसके डेवलपमेंट पर हम रोक लगाएंगे, चेक लगाएंगे। तो ये क्या है, आर्म्स कंट्रोल। या फिर सॉल्ट 2 हो गया या स्टार ट्रीटी हो गई, ये सब क्या है, ये आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज है। उसी में एक बहुत बड़ा पार्ट आता है दैट इज एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि 1968 में आया था। इसमें क्या था कि न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करेंगे, लेकिन ये डिसआर्ममेंट नहीं था, ये आर्म्स कंट्रोल था। दोनों में अंतर समझ रहे हो ना, डिसआर्ममेंट मतलब पूरी तरह से गिव अप कर देना, आर्म्स कंट्रोल मतलब लिमिट कर देना। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या कहता है कि जो P5 नेशन है, P5 नेशन कौन कौन है, चाइना, रशिया, उस समय की अगर हम बात करूं तो यूएसएसआर हुआ करता था, उसके बाद यूके, फ्रांस और यूएस, ठीक है, और चाइना भी उस समय पे ताइवान रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो ये 5 कंट्री 1967 तक बना चुके थे न्यूक्लियर वेपन। तो एनपीटी ये कहता था कि ये 5 कंट्री रखेंगे न्यूक्लियर वेपन्स, इसके अलावा दुनिया में और कोई न्यूक्लियर वेपन को पोजेस नहीं करेगा। तो ये आर्म्स कंट्रोल हुआ या डिसआर्ममेंट, या आर्म्स कंट्रोल, क्योंकि इसे पूरी तरह से खत्म होने की बात नहीं थी। दुनिया को 2 पार्ट में बांटा गया, हैव एंड हैव नॉट्स। दीज कंट्री वुड बी हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड दे कंटिन्यू विद दैट, और बाकी जो मुल्क है वो नहीं कंटिन्यू करेंगे या डेवलप नहीं करेंगे। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और इंडिया कहता है कि भाई यहाँ पे तो बायसनेस की बात आती है, अगर आप छोड़ना चाहते हो न्यूक्लियर वेपन, फ्री मुल्क बनाना दुनिया बनाना चाहते हो तो सब छोड़ो ना, ये क्या बात हुई कि ये छोड़ेंगे ये नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ इंडिया ने इसलिए इसको साइन नहीं किया था, बट दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्म्स कंट्रोल। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना। जैसे यूएस और यूएसआर के बीच में कई बार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए थे। यूएस ने बोला भाई तू मेरे आके मिलिट्री सेटलमेंट्स को देख ले, यूएसआर ने बोला कि भाई तू आके मेरे देख ले। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा और एक दूसरे को ये लगेगा कि ये हम पे सरप्राइज अटैक नहीं करेगा, आपको जानकारी रहेगी। यूएसआर ने इतना तक अलाउ कर दिया था कि अमेरिकन प्लेन्स ऊपर से उड़कर देख सकते थे कि यहाँ पर क्या मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि दोनों के बीच में ट्रस्ट पैदा होता है कि देख यार मैं हथियार पैदा नहीं कर रहा हूँ, हथियार वगैरह यहाँ पे मेरे नहीं लगे हुए हैं, यहाँ पर मेरे मिसाइल्स नहीं लगे हुए, ये लगे भी है तो 30-50 इतने नंबर्स लगे हुए, तू भी अपना दिखा दे। ये क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ताकि वॉर को अवॉइड किया जा सके। और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में फोर्स थ्रेट भी है और थ्रेट से बचने का तरीका भी है। फोर्स का यूज करके आप थ्रेट से बच भी सकते हो, मतलब सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हो, और फोर्स अपने आप में एक थ्रेट भी है। अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो तो किसी दूसरे कंट्री के लिए आप थ्रेट भी हो, और पावरफुल हो जाते हो तो अपने आप को सिक्योर भी महसूस करोगे। एंड और मेन दोनों है। अब नॉन ट्रेडिशनल नोशन में आते हैं। हम लोगों ने तो बहुत बात कर लिया वायलेंट चीज़ों की, जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर था, इंटरनल फैक्टर। अब नॉन ट्रेडिशनल नोशन, जो परंपरागत तौर पर नहीं, जो नए प्रकार के। जब हम लोग ट्रेडिशनल नोशन में एक स्टेट को बचाने की बात करते हैं, एक स्टेट को स्टडी करते हैं, स्टेट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, उनकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, वहीं नॉन ट्रेडिशनल नोशन में हम लोग इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, हम लोग कम्युनिटी की बात करते हैं, हम लोग पूरे मानव जाति की बात करते हैं, किसी एक देश की बात नहीं करते, पूरे ह्यूमन काइंड की बात करते हैं। ये है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, जिसमें हम लोग सिक्योरिटी के और भी थ्रेट्स को लेते हैं। हम लोग छोटा सा नोशन नहीं लेते हैं, अपनी दृष्टि को सूक्ष्म नहीं करते कि केवल मिलिट्री थ्रेट ही एक थ्रेट है। नहीं, हम लोग और वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स को लेते हैं, और इसमें हम लोग इंडिविजुअल्स के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, कम्युनिटी के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। समझ में आ गई चीज़ है। ट्रेडिशनल वाले क्या मानते हैं कि स्टेट और उसकी टेरिटरी बचनी चाहिए,
नॉन ट्रेडिशनल वाले बोलते हैं कि नहीं, ह्यूमन काइंड, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, सभी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और इसी का कंपोनेंट निकल के आता है ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी। तो ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होता है? कई बार ये देखा गया है कि स्टेट सिक्योर हो जाए, ठीक है, स्टेट पावरफुल हो जाए, कोई दूसरा देश इस पे हमला ना करे, कोई दूसरा इस पे अटैक करने की कुव्वत ना रखे, उतनी ताकत ना रखे, लेकिन वहां की गवर्नमेंट खुद अपने लोगों को मार रही है, फिर क्या होगा? ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है ना। जैसे श्रीलंका का एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा। वहां पे क्या हो रहा था कि तमिल लोगों को वहां की गवर्नमेंट ही सप्रेस कर रही थी, फिर तमिल और वहां की गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो रही थी। ये भी पॉसिबल है ना कि आपका कंट्री तो प्रोटेक्टेड है, बट कंट्री के विद इन में गवर्नमेंट ही आपका प्रोसिक्यूशन कर रही है, तब क्या होगा? या रवांडा का एग्जाम्पल लिया जाता है 1994 में, हुतू ट्राइब और टुत्सी ट्राइब के बीच में लड़ाई हुई, कुछ ही हफ्तों के बीच में लाखों लाखों लोग मारे गए। ये भी पॉसिबल है। कंट्री तो प्रोटेक्टेड है, बट उसके अंदर इंडिविजुअल प्रोटेक्टेड नहीं है, वो सिक्योर नहीं है। तो केवल स्टेट को सिक्योर कर देने से लोग सिक्योर नहीं हो जाते, उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत देखनी पड़ती है। और पिछले सेंचुरी में देखा गया है कि जितने लोग बाहर से अटैक होने पर नहीं मरे हैं, उतने लोग घर के अंदर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके कारण मारे गए, और उसके गवर्नमेंट के द्वारा ही मारे गए। तो इसलिए इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। अब ह्यूमन सिक्योरिटी को भी अलग अलग चश्मे से देखा जाता है। अगर आप नैरो कंसेप्ट में देखोगे ना, छोटी आंखें करके देखोगे, छोटी सोच करके देखोगे, तो ह्यूमन इंडिविजुअल को बचाने के लिए कौन कौन से थ्रेट हो सकते हैं? तो वायलेंट थ्रेट हो गया, इंटरनल वायलेंस, मतलब वायलेंट थ्रेट। थोड़ा और चश्मे को बेहतर करो, अपनी दृष्टि को और ज़्यादा बृहत करो। तो ब्रॉड कंसेप्ट में माना जाता है कि केवल वायलेंट थ्रेट नहीं सर, आप उनको हंगर से भी बचाइए, क्योंकि वो भी एक थ्रेट है। उनको डिजीज से भी बचाइए, उनको नेचुरल डिजास्टर से भी बचाइए। ये ब्रॉड कंसेप्ट हो गया। छोटा कंसेप्ट क्या कहते हैं? इनको वायलेंट थ्रेट से बचा लीजिए, दैट्स इट। ब्रॉड कंसेप्ट क्या बोलता है कि वायलेंट थ्रेट प्लस हंगर, डिजीज, नेचुरल कैलेमिटीज एंड सो ऑन, इनसे बचेगी। और ब्रॉडेस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? भाई इनको इकोनॉमिक थ्रेट भी तो होता है, इनकी लाइवलीहुड भी तो सिक्योर होनी चाहिए। कि केवल इंसान पैदा हो गए तो बस सिक्योर हो गए? कैसे सिक्योर होंगे? उनकी रोटी का तो जुगाड़ करो, आप उनके कपड़े का तो जुगाड़ करो, उनके मकान का तो जुगाड़ करो, वो भी तो एक थ्रेट है ना। अगर वो कमा नहीं पा रहे हैं या उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेलेबल है, तो उनकी डिग्निटी भी तो सिक्योर करो। केवल वो पैदा हो गए हैं, अब उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, अनटचेबिलिटी हो रहा है, या अपार्थाइड वहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, कहाँ से सिक्योर रहेंगे वो? तो ब्रॉडेस्ट कंसेप्ट में इन सब चीज़ों को भी लिया जाता है। आई रिपीट, नैरो कंसेप्ट में केवल वायलेंट थ्रेट, थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट में हम लोग हंगर, डिजीज एंड नेचुरल कैलेमिटी से बचाने की बात करते हैं, और ब्रॉडेस्ट कंसेप्ट में हम उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज या इकोनॉमिक जो थ्रेट है उससे बचाने की, डिग्निटी वाली चीज़ें इंश्योर करने की बात करते हैं, एंड सो ऑन। फिर ग्लोबल सिक्योरिटी, पूरे मानव जाति की सिक्योरिटी की बात करते हैं, किसी के स्टेट की नहीं, पूरे मानव जाति। क्योंकि कुछ मसले ऐसे होते हैं ना, किसी एक स्टेट को करने से वो चीज़ सॉल्व नहीं होगी। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कोई एक देश चलो कल को टाई बेल्ट लगा के बोलता है कि भाई हम लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर देते हैं, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। क्या ये एक देश के कार्बन एमिशन को कम करने से पूरी दुनिया का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम हो जाएगा? ये सिर्फ पिघलना कम बंद हो जाएंगे? नहीं। कोविड-19 पैंडेमिक, एक देश ने वैक्सीन दे दिया अपने लोगों को, क्या इससे पूरी दुनिया में पैंडेमिक बंद हो जाएगी? नहीं। पोलियो खत्म हो जाएगा? HIV एड्स खत्म हो जाएंगे? नहीं। तो कुछ ऐसे मसले होते हैं जिस पर किसी एक देश के काम करने से वो चीज़ सॉल्व नहीं हो, इसलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और 1990s के बाद ये चीज़ें ज़्यादा एम्फेसिस डाला गया इन सब चीज़ों पे। तो ग्लोबल वार्मिंग हो, टेररिज्म एक बहुत बड़ा है। दुनिया के काफ़ी सारे देश टेररिज्म से प्रभावित हैं, और एक देश अगर टेररिज्म को ख़त्म करने की कोशिश करे तो वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये ग्लोबल टेररिज्म है। एंड और इसमें दिक्कत क्या होती है पता है? कि कुछ इशूज का जो नुकसान है ना, वो कुछ देश ज़्यादा उठाते हैं, कुछ देश कम। जैसे मान लो कि ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, अब इसका नुकसान ज़्यादा कौन उठाएगा? अब उसका कारण तो सारे देश है, पूरी दुनिया है, ज़्यादातर
डेवलप कंट्री है। यूरोप और अमेरिका, इन सब देशों ने बहुत पहले इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन के कारण पूरा दुनिया ख़राब कर दिया था, इन्वायरमेंट बर्बाद कर दिया। अब उसके परिणाम में देखने को मिलता है कि अर्थ में जो हीट टेबल है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। नुकसान किसको उठाना पड़ेगा ज़्यादा? जो कोस्टल कंट्रीज, बांग्लादेश, मालदीव्स, इंडोनेशिया। अगले 50 साल में मालदीव्स क्या है कि स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स है, छोटे छोटे आइलैंड्स, उसके कितने सारे आइलैंड डूब जाएंगे। इंडोनेशिया ने तो अपना कैपिटल तक शिफ्ट कर दिया। क्यों? आने वाले समय में उसका वो कैपिटल डूब जाने की प्रोबेबिलिटी है। बांग्लादेश दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री में आता है, दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंस कंट्री है वो, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगले 50 सालों में उसके कितने स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया डूब जाएंगे पानी। नुकसान किसको? उन कंट्रीज को। तो डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। गुनहगार सभी होते हैं, लेकिन नुकसान कुछ कंट्रीज को ज़्यादा उठाना पड़ता है, और इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसमें कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कोऑपरेशन लाना ही मुश्किल होता है। अब सारे कंट्री इक्वली राजी हो जाए कि नहीं हम लोग इन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे, वो अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है। ये सारी चीज़ें ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल। अब आगे बढ़ने से पहले आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, MCQs है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करके लिखना है। क्या पर्सनली चेक, और अगर आप गलत करते हो तो वहाँ पे आपको करेक्ट भी कर देंगे। लेकिन मेक श्योर कि आप वीडियो को यहीं पर पॉज करो और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ये एक तरह से आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आपने जो चीज़ें यहाँ तक पढ़ी है उनको बेहतर ढंग से आपने समझ लिया है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज इज नॉट एडवर्टाइज बाय एनी कंट्री एज अ रिस्पॉन्स टू द वॉर। सेकेंड क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेडिशनल नेशन ऑफ सिक्योरिटी, कौन सा इसका एग्जाम्पल। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द न्यू कंट्रीज इन द कोल्ड वॉर एरा इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसको आपको चूज करना है। मेक श्योर कि आप अटेम्प्ट जरूर करो। नए सोर्सेज ऑफ थ्रेट, अब देखो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ना बहुत ज़्यादा नए सोर्सेज ऑफ थ्रेट भी आते हैं। ट्रेडिशनल में हम लोगों ने देख लिया बहुत सारी चीज़ें, लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारे नए थ्रेट्स आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से थ्रेट? पहला, टेररिज्म। टेररिज्म क्या होता है? टेररिज्म एक तरह से पॉलिटिकल वायलेंस है, जो कि इनडिस्क्रिमिनेटली एंड डेलिबरेटली सिविलियंस को टारगेट करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बिना भेदभाव के आए, बंदूक लिया या बॉम्ब लिया, और बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, किसी को नहीं देखते, सबको मार देते। इनडिस्क्रिमिनेटली एंड डेलिबरेटली, जानबूझकर वायलेंस क्रिएट किया जाता है ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जा सके और अपनी बातें मनवा ले। मतलब वो गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने के लिए सिविलियंस को यूज़ करते हैं, और कई बार ये भी देखा जाता है कि पॉलिटिकल चेंज लाने की भी कोशिश करते हैं। इसका बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएगा पूरी दुनिया में। कई बार टेररिस्ट अटैक होते रहे, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस 9/11 अटैक, जब अलकायदा टेररिस्ट ने प्लेन हाईजैक किए और अमेरिका में ट्विन टावर पर देकर मार दिया, हज़ारों लोग मारे गए। या इंडिया में आप देखोगे कि पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, अक्षरधाम टेम्पल पर अटैक हुआ था, 2008 में मुंबई में अटैक हुआ था। उसमें क्या था? लोग को टारगेट किया गया, उनको टेरराइज करने की कोशिश करी गई और अपनी बात मनवाने की कोशिश करी जाती। फिर एक एग्जाम्पल है, जब काठमांडू से जो प्लेन था उसको ले जाया गया कांधार हाईजैक, और प्लेन को कुछ पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, उन्होंने हाईजैक कर लिया, और उसके बाद मसूद अजहर जो कि इंडिया की जेलों में कैद था, उसको छुड़ाने की बात आई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय की बात। बाद में उनको छोड़ना पड़ा और आज वो खुला घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती, और वही मसूद अजहर फिर 2008 के जो मुंबई हमले हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी चीज़ें करी जाती हैं समय समय पर। तो ये टेररिज्म है, और ये एक नया, आप कह सकते हो कि बहुत पहले से भी चीज़ें चली आ रही है, लेकिन 1990s के बाद ये चीज़ें ज़्यादा बड़े पैमाने पे होने लगा, बड़े स्केल पे होने लगा। इंडिया में ही कश्मीर वाला जो इलाका है, पंजाब वाला इलाका है, वहाँ पर कई सारे टेररिस्ट हमले होते रहते। तो ये चीज़, लेकिन दुनिया पहले इसको मानने से कई बार कतराती थी। जब इंडिया कहता था कि कश्मीर में टेररिज्म हो रहा है, तो अमेरिका कहा करता था हा, वो लोग तो अपने हक की मांग कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट टेररिज्म। बट 9/11 में जब खुद पे अटैक हुआ, तब कहता है कि नहीं ये टेररिज्म है, ये टेररिज्म है, ये टेररिज्म। तो 9/11 के बाद एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ये पड़ा कि दुनिया ने टेररिज्म को डिफाइन किया, उसको एक्नॉलेज किया, ये भी एक प्रॉब्लम है।
टेररिज्म से पहले भी था, बट एक्नॉलेजमेंट 9/11 के बाद आई है। दूसरा नया सोर्स ऑफ थ्रेट, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। कई बार ये देखा गया है कि कई सारे देशों में कई सारे कम्युनिटीज़ के साथ ह्यूमन राइट वायलेशन। अब ह्यूमन राइट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इन सब व्यूज़ में देखे जाते हैं। और कॉलोनाइज पीपल के भी राइट्स की बात होती है, जो गुलाम है किसी दूसरे देश के अंदर, उनके ह्यूमन राइट्स की बात होती है। लेकिन अब ह्यूमन राइट्स होने क्या चाहिए, उसका डेफिनेशन क्या है, इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट है। इस पर कोई एक यूनिवर्सलिटी नहीं आ पाई है कि सारे देश मान के चले कि ये ह्यूमन राइट्स है, ये ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, सबको देना चाहिए। ये हर एक देश के अपने अपने सिचुएशंस के हिसाब से इवॉल्व होता चला जाता है समय के साथ। और कई बार ये देखा गया है कि ह्यूमन राइट्स का जब अब्यूज़ होता है, ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन होता है, तो उसमें यूएन का इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। कई बार यूएन इंटरवीन नहीं करती, या कई बार यूएन इंटरवीन करती है तो गलत तरीके से करती है, एंड सो ऑन। जैसे जब इराक ने कुवैत पर हमला किया, या रवांडा में जेनोसाइड हुआ, या जो ईस्ट तिमोर वाला इलाका है उस पर इंडोनेशियन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस समय में यूएन के इंटरवेंशन पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुआ था कि यूएन का इंटरवेंशन क्या होना चाहिए, क्या यूएन को ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे इंटरवीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सब पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात चलती रहती। फिर एक चौथा कंपोनेंट है, दैट इज़ ग्लोबल पॉवर्टी। ग्लोबल पॉवर्टी, दुनिया में अगर आप देखोगे ना कि अभी की पॉपुलेशन कितनी है, करीब करीब 7.6 बिलियन पीपल, और अगले 25 सालों में ये आंकड़ा 10 बिलियन तक पहुंच जाएगा। 10 अरब लोग दुनिया में हो जाएंगे। और दुनिया की जितनी आबादी है उसकी आधी आबादी केवल 6 मुल्कों में रहती है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। सोच सकते हो कितना ज़्यादा कंसंट्रेशन है इन देशों में। और अगले 50 सालों में ये माना गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पुअरेस्ट कंट्री में, जो गरीब देश है, उनमें 3 गुनी बढ़ जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। वही जो अमीर देश है, मतलब डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम रहेगी। जहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है और पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, तो उनका और कम हो जाएगा। जैसे आप डेवलप कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम रेट से बढ़ रहा है, लेकिन जो पुअरर कंट्री है, एशिया, अफ्रीका के देश है, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब आपके पास पैसे आते हैं, आप एजुकेशन आता है, तो आप इन सब चीज़ों को समझते हो कि ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं इंक्रीज़ करना चाहिए। जैसे आप खुद का एग्जाम्पल लोगे, अपने आसपास देखोगे, तो आपके फादर के, आपके ग्रैंड फादर के जनरेशन में बहुत सारे चिल्ड्रन होते थे, लोगों के 5-5, 7-7 बच्चे होते थे। आज के समय में क्या, आज के जनरेशन में 1-2 बहुत, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है? ये एजुकेशन के कारण हुआ है, उनके मेंटल अपब्रिंगिंग के कारण हुआ है, तो ये सारी चीज़ें होती। तो जो डेवलप कंट्रीज है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट समय के साथ साथ और कम होता जा रहा है, और जो पुअर कंट्रीज है वहाँ पर ये चीज़ें बढ़ती जा रही। और यहाँ पर आपको ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में भी डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। ग्लोबल साउथ मतलब दुनिया के जो नदर्न हेमिस्फीयर में देश है, चाहे वो यूएस कनाडा हो, मतलब नॉर्थ अमेरिका के देश हो, चाहे वो यूरोप के देश हो, या ऑस्ट्रेलिया हो। ऑस्ट्रेलिया भले आपका नीचे में आता है, लेकिन वो ग्लोबल नॉर्थ का ही पार्ट माना जाता है डेवलपमेंट एंड इन सब चीज़ों के बेसिस पर। उन सब देशों में प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है। और जो नीचे वाले देश, लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ एशिया हो गया, इन सब देशों में अभी भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं। यहाँ पर हंगर इंडेक्स में ये सब देश काफ़ी पीछे आते हैं। और इसमें भी जो सब सहारन अफ्रीका का रीजन है, पुअरेस्ट रीजन, वहाँ पर गरीबी के कारण एक और इम्पैक्ट कि वहाँ पर आर्म कॉन्फ्लिक्ट भी काफ़ी सारे होते रहते हैं। वहाँ पर लोग एक दूसरे को मार दे रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। मतलब जब पैसे नहीं होंगे, पेट में भूख होगी, तो आप कुछ भी करोगे। तो कई सारे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, कोई एक देश दूसरे देश पर अटैक कर देता है, तो ये सारी चीज़ें होती। और 21st सेंचुरी में देखा गया है कि सब सहारन अफ्रीकन में जो लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें इतने ज़्यादा लोग मरे हैं जितने तो बाकी दुनिया में जो लड़ाइयाँ हुई उतने में भी नहीं मरे। तो ये चीज़ है, ये आप देख रहे हो, पॉवर्टी के कारण ये भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। पॉवर्टी के कारण आर्म कॉन्फ्लिक्ट भी हो। फिर माइग्रेशन, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि साउथ के जो कंट्री, ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं, वो लार्ज स्केल में माइग्रेट करके जाते हैं नॉर्थ की तरफ। आपने सुना होगा आस पड़ोस में या घर में भी कि यार मुझे अमेरिका जाना है या यूरोप जाना है, वहाँ पे जॉब करनी है, सारी चीज़ें। क्यों?
क्योंकि वहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड अवेलेबल है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड एजुकेशन अवेलेबल है। तो लार्ज स्केल माइग्रेशन होता है ग्लोबल साउथ से ग्लोबल नॉर्थ की तरफ, और इससे पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट भी कई बार राइज हो जाते हैं। जैसे जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ है या अफ्रीका की जो कंट्रीज़ है, वहाँ पर कभी कभी लड़ाइयाँ होती है तो लोग भाग भाग के चले जाते हैं यूरोप आ रहा, तो वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट भी राइज हो जाता है। जैसे अभी हाल में फ्रांस ने, इटली ने कई बार ये कहा है कि हम लोग इस्लामिक जो पॉपुलेशन है उसके माइग्रेशन पे रोक लगाएंगे, उनको रोकेंगे। या यूएस और मैक्सिको के बीच में कई बार जब माइग्रेशन होता है, मैक्सिको लोग भाग भाग के जब यूएस की तरफ जाते हैं, आपने मूवी देखा होगा डंकी जो आई थी शाहरुख खान की, तो उसमें भी कम बेस यही चीज़ें दिखाई गई हैं कि किस तरह से बॉर्डर क्रॉस करके लोग माइग्रेट हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, तो इसके कारण कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी राइज होता है। या फिर 1971 के समय में जब बांग्लादेश में पाकिस्तानी जो वेस्ट पाकिस्तानी लोग हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी कर रहे थे, तो वहाँ के लोग यहाँ भाग के आ रहे थे, तो कई बार पॉलिटिकल फिक्शंस भी क्रिएट हो जाते हैं। और इंटरनेशनल लॉ में माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी के बीच में डिफरेंस है। माइग्रेंट्स वो लोग होते हैं जो कि वॉलंटरीली अपनी इच्छा से एक देश को छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं। रिफ्यूजी कौन होते हैं, जो कि मजबूरी में गए, वॉर के कारण, नेचुरल डिजास्टर के कारण, या पॉलिटिकल परसिक्यूशन के कारण, पॉलिटिकली उनको मारा जा रहा है या पॉलिटिकली उनको उनके खिलाफ क्रुएलिटी हो रही है, तो वो भाग कर जाते हैं, तो उनको रिफ्यूजी कहा जाता है। और स्टेट्स रिफ्यूजी को एक्सेप्ट करते हैं, माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए वो लाइबल नहीं है, करेंगे अगर वो चाहते हैं, नहीं करना चाहते नहीं भी करेंगे। और कई बार ये होता है कि कंट्री के विदिन ही लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे 1990s में क्या हुआ था कि कश्मीर में वहाँ के लोगों के द्वारा कश्मीरी पंडित्स को बहुत ज़्यादा मारा गया था, बहुत सारी क्रुएलिटी हुई थी, तो कश्मीरी पंडित भारत के अलग अलग इलाकों में जाकर बस गए, तो उनको आप क्या कहोगे, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। तो ये भी चीज़ें होती हैं। और 1990 से लेकर 1995 तक 70 स्टेट्स में करीब 93 लड़ाइयाँ हुई हैं, जिसके कारण से 5.5 मिलियन लोगों की डेथ हुई। और जब वॉर होता है तो इंडिविजुअल, फैमिलीज और कम्युनिटी सभी इफेक्ट होते हैं। दे माइग्रेट टू बेटर कंट्रीज एंड स्पेशली ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज एंड ऑल। अब एक नया प्रॉब्लम और एक आता है, दैट इज हेल्थ एपिडेमिक्स। आप जानते हो कि डिजीज को रोकना किसी एक देश की बस की बात नहीं है, या ऐसा नहीं होता है कि इंडिया का बॉर्डर यहीं तक है तो डिजीज यहीं तक फैलेगा, नहीं भाई, वो दूसरे कंट्री में जाएगा। ठीक है, एक देश में अगर आ गया तो इन्फेक्शन वो इतना ज़्यादा ग्लोबलाइज वर्ल्ड है कि दुनिया भर में फैल जाएगा। कुछ हेल्थ एपिडेमिक जैसे HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, सार्स, ये सब माइग्रेशन के कारण, बिजनेस, टूरिज्म, मिलिट्री ऑपरेशन के कारण एक देश से दूसरे देश फैलता है, क्योंकि दुनिया के लोग इधर से उधर जाते रहते हैं, तो दुनिया भर में फैलता चला जा रहा है। 2003 तक करीब 40 मिलियन, सोच सकते हो 4 करोड़ लोग HIV, एड्स से इन्फेक्टेड थे, जिसमें से 2/3 पॉपुलेशन तो केवल अफ्रीका में, और आधी आबादी तो केवल साउथ एशिया में थी। सोच सकते हो कितना बड़ा इम्पैक्ट फैलाया है, और पूरे रीजन में ज़्यादातर, क्योंकि जो रिच कंट्रीज होते हैं, डेवलप कंट्रीज होते हैं, बेटर हेल्थ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है ना, सारी चीज़ें। लेकिन जो पुअरर कंट्री है वहाँ पर क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर ज़्यादा लोग इफेक्ट होते हैं। फिर इबोला हो गया, हेंटा वायरस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ये सब नए नए इमर्ज होते रहते हैं समय के साथ साथ। पुरानी बीमारियां जैसे TB, मलेरिया, डेंगू, कॉलरा, ये सब ऐसे स्थिति हो जाते हैं कि ड्रग रेसिस्टेंट हो जाते हैं, कि मतलब इन पर दवाई भी डालोगे, दवाई भी खाएंगे, तो फिर इनको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जेनेटिकली आप देखते हो, अगर आप उन चीज़ों को स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि वो म्यूटेंट हो जाते हैं। ठीक है, कि मतलब उस पर दवाई का भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें देखने को मिली। फिर एनिमल एपिडेमिक जैसे मैड काउ डिजीज़ हो गया, बर्ड फ्लू, जिसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे मैड काउ डिजीज़ ने ब्रिटेन की कमर तोड़ कर रख दी थी, उसकी इकोनॉमी कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ता है एक देश का दूसरे देश पे, क्योंकि दोनों देश या दुनिया के सारे मुल्क कोलैबोरेट करेंगे, तभी जाकर ये सारी चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। अच्छा, एक चीज़ को समझो कि हर एक थ्रेट को हम लोग सिक्योरिटी थ्रेट मान लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने शुरू में भी कहा था, एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि वो किसी एक कंट्री को अफेक्ट करे या ग्रुप ऑफ पीपल को अफेक्ट करे, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। जैसे मालदीव्स का एग्जांपल लिया जाता है कि वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल राइज होगा, तो बहुत बड़ा पार्ट वहाँ का डूब जाएगा। सदर्न अफ्रीका में HIV, एड्स वहाँ पर एक थ्रेट है, क्योंकि उसका एक सिग्निफिकेंट प्रेवलेंस है, क्योंकि हर एक 6 में से एक आदमी उससे अफेक्टेड है।
अब बोत्सवाना एक कंट्री, वहाँ पर तो हर एक 3 आदमी में 1 आदमी को HIV एड्स, ये दिक्कत है। रवांडा में जब जेनोसाइड हुआ था 1994 में, जहाँ पर जो हुतु ट्राइब है उन्होंने तुत्सी ट्राइब को मारा था, तो करीब 5 लाख तुत्सी ट्राइब के लोग मारे गए कुछ ही हफ्तों के अंदर में। ये वहाँ के लिए सिक्योरिटी थ्रेट। तो आप देख रहे हो हर एक कंट्री के लिए मतलब लोकल चेंज आते रहते हैं, लोकल वेरिएशन भी होता है कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी वाले जो थ्रेट है वो लोकल कंटेक्स्ट के हिसाब से बदलते रहते हैं। मॉलदीव्स के लिए कुछ अलग है, रवांडा के लिए कुछ अलग है, साउदर्न अफ्रीका के लिए कुछ अलग है, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें भी देखें। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। नॉन ट्रेडिशनल नोशन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कोऑपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रेडिशनल वाले में तो क्योंकि वायलेंट चीज़ है, मिलिट्री वाला चीज़ है, तो वहाँ पर आप मिलिट्री एक्शन से चीज़ें सॉल्व कर लोगे। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल में ज़्यादातर मिलिट्री एक्शन की जरूरत है। हाँ, टेररिज्म वगैरह हो गया या ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स करना, उसमें तो आप मिलिट्री को यूज़ कर लोगे। लेकिन हेल्थ को सॉल्व करना है, हेल्थ वाला एपिडेमिक वाला प्रॉब्लम, पॉवर्टी वाला प्रॉब्लम है, माइग्रेशन वाला प्रॉब्लम है, उसको आप मिलिट्री फोर्स से थोड़ी सॉल्व करोगे। उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? उसके लिए कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मिलिट्री को यूज़ करोगे फिर तो और ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो कोऑपरेशन आप करो। अब कोऑपरेशन हो बायलैटरल भी हो सकता है, मतलब 2 देशों के बीच में हो सकता है, या एक पर्टिकुलर रीजन के बीच में भी हो सकता है, या ग्लोबल बेसिस पर भी हो सकता है। और इसमें NGOs हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हो गए, जैसे नेल्सन मंडेला हो गए, मदर टेरेसा हो गए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सब चीज़ों को। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि फोर्स का यूज़ करना अपना लास्ट गोल रखना चाहिए। उससे पहले हम लोगों को कोऑपरेशन की बात करनी चाहिए, कोऑपरेशन से चीज़ों को सॉल्व करने की बात करनी चाहिए। अब इंडिया के सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को हम लोग देख लेते हैं। इंडिया के सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के 4 मेजर कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, क्योंकि आपके आसपास दुश्मन, एक पाकिस्तान है और एक चाइना है, और काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हो चुकी है पाकिस्तान के साथ, और चाइना के साथ भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, और एक वॉर भी हुआ है 1962 में। और जब 1998 में इंडिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया था और अपने आप को डिक्लेयर किया था कि नाउ वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, तो जस्टिफिकेशन भी यही दिया था कि भाई मेरे पड़ोसी दुश्मन है यार, वो कभी भी मेरे पर अटैक कर देंगे, तो हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे ना, यही चीज़ है। और एक फैक्ट भी आप याद रखना कि इंडिया ने अपना पहला जो न्यूक्लियर डिवाइस है वो टेस्ट किया था 1974 में, बट इट वॉज पीसफुल, इट वॉज फॉर पीसफुल पर्पस। ये उस समय इंडिया ने डिक्लेयर नहीं किया था कि हम न्यूक्लियर स्टेट है। न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर हुआ है 1988 में। उस समय बाकायदा कहा गया कि हम लोगों ने एटम बम डेवलप किया। तो इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का पहला पार्ट है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, नए नए वेपन डेवलप करो, नहीं हो पा रहे दूसरे से खरीद लो, राफेल खरीद लो, ये मिसाइल बना लो, वो मिसाइल बना लो, ये सारी चीज़। दूसरा कंपोनेंट है इंटरनेशनल नॉर्म्स को स्ट्रेंथन करने पर जोर देना। चाहे वो नेहरू जी हो या दूसरे लीडर्स हैं, हमेशा ये बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की बातें फॉलो होनी चाहिए, डीकोलाइजेशन होना चाहिए, अपार्थाइड फॉलो नहीं किया जाना चाहिए, डिसआर्ममेंट होना चाहिए। या नेहरू जी जब अपने समय में थे तो एशियन सॉलिडारिटी की बात करते थे, एशिया के देशों को एकजुट होने की बात करते थे, अफ्रीका के देशों को एकजुट होने की बात करते थे। एशियन कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया था 1947 में मार्च में। फिर बैंडूंग कॉन्फ्रेंस, NAM, ये सब क्या था? ये सब इंटरनेशनल नॉर्म्स को बेटर करने की बात थी, और इस चीज़ पर था कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए, बल्कि हम लोग खुद से सिक्योरिटी इंश्योर करें। फिर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर पर जोर देने की बात थी, जिसके अंदर में ये था कि जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं उनके भी बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो पाए, नॉन अलाइनमेंट और ये सारी चीज़ें। फिर जब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात आती है तो क्योटो प्रोटोकॉल के भी इंडिया ने साइन किया, पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया, इम्प्लीमेंट किया। तो ये सारी चीज़ें, तो इंडिया इस तरीके से बात करता है। साथ ही साथ UN की पीस कीपिंग फोर्स जो है उसमें इंडिया का काफ़ी ज़्यादा भागीदारी मिलता है। UN की अपनी एक आर्मी है, जब कभी भी दिक्कतें आती है किसी देश दूसरे देशों में या सब चीज़ों में, तो UN अपनी आर्मी भेजती है। तो UN की आर्मी कैसे बनती है? UN के मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी अपनी आर्मी का कुछ पार्ट वहाँ भेजते हैं, उसमें इंडिया की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। UN की पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। फिर तीसरा कंपोनेंट इंटरनल सिक्योरिटी, अपने देश के अंदर में सुरक्षा बनाए रखना, क्योंकि इंडिया में कई सारे ग्रुप्स ऐसे हैं, कई सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पर मिलिटेंसी चलती रहती है। वो लोग नेशनल यूनिटी पर ख़तरा बनते हैं, वो कहते हैं कि हमें भारत से अलग हो जाना है, चाहे वो मिज़ोरम की बात हो, चाहे वो नागालैंड की बात हो, चाहे वो पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट की बात हो, कश्मीर में कई सारी चीज़ें चलती रहती है। तो इंटरनल सिक्योरिटी भी इंश्योर करने की एक बात आती है
और इसमें इंडिया डिप्लोमेटिकली कह सकते हो कि डेमोक्रेटिकली वो चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश समय समय पे करता रहता है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी एक बहुत मेजर कंपोनेंट है कि अपने इकोनॉमी को डेवलप करो, सिटीजन्स को पॉवर्टी से निकालो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को दूर करो और लोगों के वॉइस को सुनो, लोगों के वॉइस को सुनकर उसके ऊपर रिस्पॉन्स करो। होगा क्या कि अगर गरीबी रहेगी तो लोग में भी तंग हो जाएंगे और बगावत कर देंगे कि भाई हमें अलग होना है। तो ये भी पॉसिबल है ना, अगर उनकी वॉइसेस नहीं सुनेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को नहीं सुनेंगे। जैसे श्रीलंका में तमिल की बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने फिर एक दिन बोल दिया कि हमें तो इस देश में पार्टी नहीं बनना है, हमें तो अलग देश बनाना है। ऐसे भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो हमेशा ये देश में जो चुनी हुई सरकार है उनके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करें और ह्यूमन डेवलपमेंट भी करें। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर एक चीज़ों के लिए ज़रूरी, अपने देश को, लोगों को भी ऊपर उठाने के लिए, प्लस अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी बेहतर करने के लिए। आपके पास पैसा रहेगा तभी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बेटर कर पाओगे, अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर पाओगे एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़। अब यहाँ पर आपके सामने 3 और प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सब सहारा रीजन इज करेक्ट। सब सहारा रीजन के बारे में इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब वाज टारगेटेड ड्यूरिंग द रवांडा किलिंग। रवांडा किलिंग जो 1994 में हुआ था उसमें किस ट्राइब को टारगेट किया गया। सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। इन इंटरनेशनल लॉ, those who flee from war, natural disaster or political persecution are known as migrant, refugee, displaced people or none of these. Eighth question है, which of the following statement is incorrect। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नाइन्थ क्वेश्चन assertion रीजन का सवाल है। यहाँ पर पॉज करो वीडियो को और उसके बाद इन क्वेश्चंस को पढ़ो ध्यान से और कमेंट बॉक्स में जरूर अटेम्प्ट करना। राइट, सो दैट्स इट इन दिस लेसन। और आई होप कि ये चैप्टर जो आपको डिफिकल्ट लग रहा था अब नहीं लगेगा। इसके जो नोट्स है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करो, वीडियो देख लिया, एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो, नोट्स को रिवाइज कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, दैट्स इट। एग्जामिनेशन में इससे बाहर, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। आराम से 95 स्कोर करके आओ, इजीली 95 प्लस। ठीक है, यकीन रखो खुद पे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक ना बहुत ख्याल रखो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।